हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो कल हम पढ़ रहे थे सरकार के बारे में और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका के बारे में। हमने व्यवस्थापिका जिसे संघीय व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा से जो संसद बनती है उसमें लोकसभा का गठन कल हमने पढ़ा। अब आज हमें राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सरकार है भाग 2 चैप्टर आज जो चल रहा है वो है राज्यसभा। यहाँ पर आपको समझना है कि जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन एवं द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। जो राज्यसभा है उसका जो हम गठन पढ़ रहे हैं उसका पहला बिंदु बनाएंगे सदस्य संख्या, जैसा कि हमने लोकसभा का बनाया था। सदस्य संख्या एवं सदस्यों की निर्वाचन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सदस्य संख्या में भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या है वो राज्यसभा में 250 हो सकती है। तो ये तो हो गई अधिकतम। प्रश्न आए तो अधिकतम में आप लिखेंगे 250 और वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। तो ये हो गया वर्तमान। अब इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। जो 245 सदस्य हैं उनमें से 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। और इनका निर्वाचन कौन करता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब ये विधानमंडल नाम आज अपने नया आ गया, तो ये विधानमंडल है, ये आपको सीखना है क्योंकि हम सरकार अभी केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये जब अपना टॉपिक पूरा होगा तो राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको सीखना है कि जिस प्रकार केंद्र में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद कहलाती है, केंद्र में जो कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है वो क्या कहलाती है, संसद। ये आपको परमानेंटली दिमाग में रखना है कि केंद्र में जिस प्रकार संसद होती है तो संसद तो हो गई कहाँ पर है, केंद्र में। केंद्र का मतलब है देश के केंद्र में, जिसको हम केंद्र कहते हैं। और जिस प्रकार केंद्र में संसद है वैसे राज्य में क्या है, विधानमंडल। भले ये टॉपिक इससे अगले चैप्टर का है परंतु थोड़ा सीख लें। विधानमंडल होता है कहां पर, राज्य में। समझना है कि जैसे संसद के हमने 2 सदन देखे। नंबर 1 हमने देखा लोकसभा, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा की। और नंबर 2 जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा वैसे राज्य में विधानसभा। और जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा वैसे राज्य में विधान परिषद। तो ये
अगला टॉपिक का बिंदु है, फिर भी हम ये देखना चाहेंगे कि विधानमंडल जो है वो राज्य में स्थित होता है। राज्य में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था का नाम विधानमंडल होता है, जो 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर है 233 जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य विधानसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ पर है राज्य विधानमंडल में आपको याद रखना है राज्य विधानसभा। प्रश्न हमारा क्या हो गया कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कितने सदस्यों द्वारा? 233। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या में सदस्य चुनकर आते हैं। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उस आधार पर उतने सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे राजस्थान से 10 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब बच गए 12 सदस्य। 12 सदस्य हैं मनोनीत। अब ये मनोनीत सदस्य क्या है? राज्यसभा में देश का जो राष्ट्रपति है मनोनीत कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? 12। मनोनयन का मतलब है कि उनका चुनाव नहीं होता। ऐसे सदस्य, इनके लिए देखो अपने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं वो कैसे सदस्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कला, समाज सेवा, पर्यावरण, विज्ञान व खेल आदि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो ये तो हो गए अपने राज्यसभा की सदस्य संख्या। आपको बताना है कि मूल संविधान में या जो भी अपने राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या वो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 245। उन 245 में से 200 सदस्य हैं, 233 सदस्य हैं, वो निर्वाचित किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनयन कौन करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा। किन सदस्यों को? जो कला है, समाज सेवा है, पर्यावरण में उत्कृष्ट योगदान है, विज्ञान यानी जो भी वैज्ञानिक है, और खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो भी लोग हैं उनको वो राज्यसभा में मनोनीत करता है, अर्थात उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर देता है। अब यहाँ पर अपने इसका अगला ही बिंदु है क्या? निर्वाचन विधि। जिस प्रकार कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यहाँ पर इनका निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। और इनकी एक विधि है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
तो हम इसके ऊपर अनुपातिक प्रतिनिधित्व है कि एकल संगण मतपत्ति के ऊपर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे तो सिर्फ ये एक ही बिंदु स्पष्ट कर पाएंगे। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है कि एकल संगण मतपत्ति आगामी टाइम में राष्ट्रपति की जब हम निर्वाचन विधि देखेंगे तो उसमें ही आएगी, तो पढ़ेंगे। अब सदस्य संख्या निर्वाचन विधि के बाद में यानी अपना दूसरा बिंदु बनता है गठन का, और वो है सदस्यों की योग्यता। योग्यता में आपको सिर्फ एक ही अंतर करना लोकसभा से। तो लोकसभा से आपको क्या अंतर करना है, और सारी की सारी योग्यताएं सेम है। सिर्फ राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उस प्रतिनिधि की आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और सारी के सारे मतलब है योग्यताएं लोकसभा के सदस्यों के समान ही है। तो प्रश्न कई बार आया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में योग्यता संबंधी क्या अंतर पाया जाता है, तो आयु संबंधी योग्यता का अंतर इनमें पाया जाता है। अब अपना तीसरा बिंदु है, जो तीसरा बिंदु हम पढ़ रहे हैं गठन का, तो इसमें ये आता है, ये जो सदन है वो कैसा सदन है, स्थायी सदन। राज्यसभा एक कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है। तो ये स्थायी सदन कैसे है, ये महत्वपूर्ण बात है। राज्यसभा के सदस्य जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो एक साथ सभी का समाप्त नहीं होता। इसलिए हमारे बिंदु यहाँ पर था कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष। कल हम लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष कर रहे थे, 5 वर्ष। अब यहाँ पर हमें सोचने की बात है कि ये स्थायी कैसे है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक साथ संपन्न नहीं होता। प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं, और प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यह क्रम लगातार ही चलता रहता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सर्वप्रथम जो चुनाव है वो 1952 में, पहला आम चुनाव 1952, 51 दिसंबर और जनवरी फरवरी 1952। तो मान लेते हैं 1952 में राज्यसभा के लिए 80 सदस्यों का चुनाव हुआ, निर्वाचन प्लस मनोनयन। अब 2 वर्ष बाद 1954 में पुनः मान लेते हैं 80 सदस्यों का चुनाव। फिर 2 वर्ष पश्चात 1956 में फिर मान लेते हैं 80 सदस्यों का चुनाव। एक उदाहरण दिया जा रहा है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, एग्जैक्ट संख्या तो हम 1/3 निकालेंगे तब आएगी। अब आया अगला 2 वर्ष बाद में सन कौन सा, 1958। 58 में मान लेते हैं कि इनकी संख्या मान लेते हैं 240 हो गई। अब 58 में फिर 80 सदस्य चुने गए, तो इनका जो 1952 में चुने गए थे इनका कार्यकाल कितने वर्ष पूरा हो गया, 6 वर्ष पूरा हो गया। तो फिर भी ये कितने रहे, 240 ही रहे। अब मान लेते हैं 1960 आता है, ऐसे चलते रहेंगे। 1960 में फिर 80 सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो 1954 में जिन सदस्यों का चुनाव हुआ था उनका कार्यकाल कितने वर्ष पूरा हो गया, 6 वर्ष। तो हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव है वो एक साथ में होकर प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं, और 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस कारण ये कभी भंग नहीं होता। यानी ये एक कैसा सदन हुआ, स्थायी सदन। कैसा सदन हुआ राज्यसभा, एक कैसा सदन हुआ, स्थायी सदन।
तो ये हमारा गठन का तीसरा बिंदु पूरा हुआ। अब गठन का चौथा बिंदु है पदाधिकारी। जिस प्रकार हमने कल भी देखा था, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य हैं अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा में भी दो पदाधिकारी होते हैं। नंबर फर्स्ट राज्यसभा का यानी सभापति, या जिसे हम अध्यक्ष भी बोले। तो देश का उपराष्ट्रपति, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको उत्तर देना देश का उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति, जैसे वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव तो अकेली राज्यसभा नहीं करती है, राज्यसभा के साथ साथ कौन भी करती है, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी मिलकर करती है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जिसका निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है, इसके अलावा और इसका कार्यकाल कितने वर्ष है, 5 वर्ष। कहीं आप ये गलती नहीं करते कि राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो उनका सभापति और उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होगा, नहीं होगा, 5 वर्ष ही होगा। परंतु राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। जो उपसभापति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। तो ये हमें दो महत्वपूर्ण है पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मिली है कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मान लेते हैं। तो ये हुआ हमारे राज्यसभा का गठन। अब हमें संसद की शक्तियां, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की साथ में ही शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो देख रहे हैं, यह अकेले एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा। इन वीडियो में यह क्रम से, यानी शुरुआत मैंने की है, आगामी दिनों में जो अंग्रेजी विषय है, गणित विषय है, हिंदी विषय है, उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एक रजिस्टर डालना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे मान लेते हैं कक्षा 10 में ये टॉपिक चल रहा है और कक्षा 12 की राजनीति में टॉपिक चल रहा है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा की एग्जाम दी है और पीटीटी की या अन्य कोई परीक्षा को अभी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। तो कक्षा 9-10 से 11-12 के विद्यार्थियों को एक रजिस्टर में इनको नोट करना चाहिए, और जब भी मैं उनके पास पहुंचूं तो ये मेरे को लिखा हुआ मिलना चाहिए कि आपने सरकार का भाग 2 जिसमें आपने राज्यसभा का गठन एवं संसद की शक्तियां जो बताई है वो मतलब हमने तैयार की है। अभी कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो भी नहीं हुआ है और अभी होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस महीने के लास्ट में इसकी घोषणा हो जाएगी, और हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में पेपर हो भी जाए। तो उसमें जो हम टॉपिक जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो 7 मार्क्स का है। तो इसकी आपको तैयारी करने के लिए आपको अभी अपना रजिस्टर उठा लेना चाहिए और रजिस्टर में इनको नोट करना चाहिए। अब हमें प्रश्न पढ़ते हैं। आधा प्रश्न हो गया, संसद का गठन हो गया। अब है हमें पढ़ेंगे संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियों में पहली शक्ति हम पढ़ते हैं विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। अब देखेंगे सबसे पहले हमने कल चर्चा की कि सरकार के 3 अंग होते हैं, और उन 3 अंगों में से हमने पहला ही अंग है वो चालू कर रखा है जिसका नाम होता है व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका जिसको विधायिका के नाम से भी जानते हैं, और उसे हमारे यहाँ पर है
जो केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है या संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जानते हैं। तो संसद का गठन और गठन के बाद जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में संसद का प्रधान कार्य है लोकहित में या जनता के हित के लिए नीतियों का निर्माण करना, अर्थात क्या करना, कानूनों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कानूनों का निर्माण करना। और कानून निर्माण का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संसद का। अब हमें समझना है कि हमारे देश के संविधान ने कानून निर्माण की 3 सूचियां बनाई है भाई। नंबर फर्स्ट सूची है संघ सूची, समझना आपको, और 2 नंबर सूची है उसका नाम है राज्य सूची, और 3 नंबर जो सूची है उसका नाम है समवर्ती सूची। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि अति महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले देश की सीमाओं की रक्षा करना, तो प्रतिरक्षा, और हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रुपया बोलते हैं वो, फिर हमारे आ गया जो भी टेलीकॉम है, संचार है, फिर हम देखते हैं रेलवे, या फिर महत्वपूर्ण बात आती है विदेशी महत्व के विषय। तो ये सारे संघ सूची में विषयों की संख्या है 99। संघ सूची में कितने विषय हैं? 99। और संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, यानी केंद्र सरकार के पास। और दूसरी सूची होगी राज्य सूची, जिस पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो ये राज्य सूची है, उसमें भी कुछ विषय है, जैसे देख लेते हैं अपने पुलिस, अब यहाँ पर कृषि, मान लेते हैं पशुपालन, मान लेते हैं स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि सारे इसमें आ गए। और इसमें विषयों की संख्या होगी 66। अब आ गई समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है उसमें जैसे विषय मान लेते हैं अपने आगे वन, जंगल, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार आदि विषय है। उन पर आदि विषय किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। इस सूची में सम्मिलित विषयों की संख्या कितनी है? 52। अब हमारा यहाँ पर सूचियां इसलिए बताई गई आपको कि कानून निर्माण की 3 सूचियां हैं। तो फिर हमारी संसद है वो किस सूची पर कानून बनाती है? तो एक बात तो पहले ही जाहिर होगी कि संघ सूची पर वो कानून बनाती है, परंतु वो संघ सूची के साथ साथ समवर्ती सूची पर भी क्या करती है? कानून बनाती है। तो ये भी आप बातें थोड़ी सी ध्यान से देखें कि संघ सूची में कौन कौन से विषय है, मुख्य विषय, और राज्य सूची में कौन कौन से मुख्य विषय है, समवर्ती सूची में कौन कौन से मुख्य विषय है। अब यहाँ बात करते हैं संसद की विधायी शक्ति के बारे में। तो संसद कानूनों का निर्माण करती है। तो संसद है वह संघ सूची के साथ साथ समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति रखती है। यद्यपि समवर्ती सूची पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त है, परंतु संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। साथ ही साथ वे विषय जो संविधान निर्माण के समय सामने नहीं आए, जैसे मान लेते हैं इंटरनेट है, ये अभी हाल ही का विषय है, तो इन विषयों को क्या बोलेंगे? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। तो आपको यहां पर है विधायी शक्ति में क्या लिखना है? संसद है जनता के हित के लिए कानून का निर्माण करती है। संसद संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण करती है, साथ ही साथ वह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। यहाँ पर यह भी लिख रहा है, परंतु
समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, परंतु दोनों विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार यानी संसद को यानी शक्ति ज्यादा प्राप्त है। तो यह हो गई अपनी कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। और विधायी शक्ति के बाद में हम 2 नंबर पर जो शक्ति लेते हैं वो लेते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान का क्या करना हो? संशोधन। संशोधन का मतलब है परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब है इसके लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगता है? 368। संविधान में संशोधन के लिए संविधान का अनुच्छेद 368 है। संविधान में संशोधन का कार्य सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। अब संविधान में संशोधन के 3 तरीके दिए गए, ध्यान से देखना। तो संविधान की कुछ धाराओं में, संविधान की कुछ धारा का मतलब है अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद मान लो, कुछ अनुच्छेदों में संसद है वो साधारण बहुमत से क्या करती है? संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत किसे कहेंगे? उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्यों का 1/2 यानी n/2+1। राजनीति विज्ञान में इसका बड़ा महत्व है, n/2+1। इसे बोलते हैं बहुमत। बहुमत शब्द का अर्थ है बहुत लोगों की इच्छा। यानी मान लेते हैं कि अपने चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अब इन 545/2 प्लस क्या करेंगे? 1 अगर सारे उपस्थित हैं तो देखो यहां पर हो गए 27, मतलब अमूमन हो गए 273 सदस्य अगर किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? संशोधन हो जाता है। अब भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, तो कुछ जो अनुच्छेद है उनको साधारणतः संसद परिवर्तित कर सकती है। तो 2 नंबर पर संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संसद का मतलब है पृथक मान लेते हैं। संसद विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है। विशेष बहुमत क्या है? यानी विशेष बहुमत को आप कौन सा बहुमत भी बोल सकते हैं? 2/3। कौन सा? 2/3। 2/3 बहुमत कर दो, चाहे क्या कर दो? विशेष बहुमत। यानी उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्यों का कितना? 2/3। मतलब जैसे 2/3 100 का वो 66.66 है। तो किसी भी संख्या में हम अगर 3 का भाग देते हैं तो 1/3 आता है, और जो आता है उसको डबल कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 2/3 या विशेष बहुमत। अब क्या है विशेष बहुमत से? अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, संविधान की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको संसद आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकती।